एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि कोई भी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगा, जब उसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम इक्वल्स टू 0 रख दें तो क्या कहलाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है। कल हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, उससे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिलेगा क्या। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था तब हमें क्या मिले थे, वहां पे जीरोस मिले थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे हमें क्या मिले थे, जीरोस मिले थे। वही जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। वही जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के हमने 2 तरीके देखे थे। पहला तरीका हमने देखा था कि हमें कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तब हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल जीरो कहाँ हो रहा है। जिस x की वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, सपोज दैट x इज इक्वल टू k, तो x इज इक्वल टू k क्या कहलाता था, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता था। ठीक है। और दूसरा तरीका हमने देखा था, क्योंकि वो तरीका थोड़ा लेंथी था, हमें हर पॉइंट को रख के चेक करना था, जो हर बार पॉसिबल नहीं था। कई बार पॉलिनोमियल के जो जीरोस थे वो फ्रैक्शन में होते थे। ठीक है। तो हमने एक दूसरा तरीका देखा था, स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें किसी भी तरह का अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही स्प्लिटिंग मेथड जिसमें हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल लाते थे। ठीक है। वही स्प्लिटिंग मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेम तरीका है, वही स्प्लिटिंग मेथड हम यूज करने वाले हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में वो फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। और हम ठीक, अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमारे पास ये एक ही है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। अगर किसी पॉइंट पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 हो रहा था, p of x इज इक्वल टू ax² + bx = c एट x इज इक्वल टू k। अगर p of k क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, तो x इज इक्वल टू k को हम क्या कह लेते हैं, जीरोस ऑफ p of x। p of x का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। यही जीरो अगर मैं ax² + bx + c को इक्वल्स टू 0 रख दूं और ये x इज इक्वल टू k पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस थे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स हैं। ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था, स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। 2 पॉजिटिव consecutive integers लीजिए जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 365 है। सो लेट 2 पॉजिटिव consecutive integers are x। अगर एक को x माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि किसकी बात हो रही है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की। और x और x + 1 दोनों ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है। 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो दोनों का स्क्वायर किया, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का क्या कर दिया, सम कर दिया। x का स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर, दोनों का सम किसका इक्वल है, 365 के। ये सवाल में गिवन है। तो गिवन इंफॉर्मेशन को हमने इस फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या बनता है। तो x² + a + b का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो गया 365। इसको सॉल्व करें अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड किया बोथ साइड्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। गिवन इंफॉर्मेशन को जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है और मेथड कौन सा यूज लेना है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि किसके सिमिलर है, स्प्लिटिंग मेथड के। स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या कर रहे थे, मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक कर रहे थे जिनको वापस ऐड करने पर ये टर्म बने, और जिन टर्म्स में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बने। ठीक है, तो हमें लाना ब्रेक इसको करना है प्लस एक्स को, यानी प्लस 1 को। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है एक्स का 1 है, तो प्लस एक्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे दोनों टर्म्स को क्या बन जाए माइनस 182। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, प्लस एक्स को क्या करना है ब्रेक करना है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बननी चाहिए माइनस 182 एक्स स्क्वायर। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में और उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब समझिए ब्रेक करना कैसे होता है, स्पीड से जल्दी से। प्लस एक्स है, इसको ब्रेक करना है दो टर्म्स में, और दो टर्म्स कैसी होनी चाहिए, मुझे प्लस चाहिए तो दोनों टर्म्स माइनस तो नहीं हो सकती, प्लस एक्स चाहिए वापस ऐड करने पे, मतलब मैं इसको दो माइनस टर्म्स में ब्रेक नहीं कर सकता। उसके अलावा माइनस वाली टर्म को बड़ा भी नहीं रख सकता क्योंकि मुझे इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो माइनस वाली टर्म को अगर बड़ा रखेंगे, दोनों को वापस ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमें रिजल्ट पॉजिटिव में चाहिए। दो केस कैंसिल हो गए, दोनों नेगेटिव नहीं रख सकते, नेगेटिव को बड़ा नहीं रख सकते। अब अगर दोनों को पॉजिटिव रखा तो दोनों को पॉजिटिव रखने पे दोनों का ऐड प्लस एक्स आ सकता है, लेकिन अगर मैं दोनों को पॉजिटिव रखूंगा तो उनको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस नहीं आएगा। अगर दोनों को मैं पॉजिटिव, इसको मैं पॉजिटिव पार्ट्स में ब्रेक करूंगा दो पॉजिटिव पार्ट्स में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, एक पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, तभी मुझे नेगेटिव मिलेगा, और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से बड़ा होना चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, और एक चीज कि अगर पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से बड़ा है तो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के दोनों के बीच का अंतर भी कितना होना चाहिए, फिर प्लस एक्स का होना चाहिए। यानी अगर एक 5x है तो दूसरा 4x होना चाहिए, एक 7x है तो दूसरा 6x होना चाहिए, एक प्लस 8x है तो दूसरा माइनस 7x होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमें इनको ब्रेक करना है। अब प्लस एक्स चाहिए और अंतर कितने का होना चाहिए, एक का। तो माइनस 82 के आसपास अगर हम पहुंचना चाहें तो हमें पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, अच्छा 13 का स्क्वायर 169, दैट मीन्स 13 इंटू 13 169 है, और हमें 182 चाहिए, तो हमें 13 से आगे जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा 14 के पास। तो अगर इसको लिखूं मैं 14x माइनस 13x, प्लस एक्स को लिख दिया 14x माइनस 13x, तो 14 माइनस 13 प्लस एक्स आ गया। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एंड 14 इंटू 13 कितना होगा, आ रहा है 182। ठीक है, 14 इंटू माइनस 13 कितना हो गया, माइनस का 182। तो प्लस एक्स को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये काम रफ में करना है। हमने देख लिया कि इसको कैसे ब्रेक करें। ठीक है, बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन हमने उन सारे केसेस को इस तरह से अरेंज किया, इस तरह से हमने इसको सोचा कि एक ही केस में अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ बच गया x प्लस 14, यहाँ कॉमन लिया माइनस 13, तो यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस है तो यहाँ बचेगा प्लस, और यहाँ बचेगा 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मिला हमें x प्लस 14, और यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो x क्या क्या हो सकता है, 13, x इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास दो फैक्टर बने, उन दोनों फैक्टर को इक्वल्स, या अब ये इक्वेशन जो है ये 0 कब होगी, जब या तो ये 0 हो
ये इक्वेशन जीरो कब होगी, जब या तो ये जीरो हो तो x प्लस 14 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मिला x इज इक्वल टू -14, या फिर ये जीरो x माइनस 13 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 13। दो आंसर मिले। अब इनमें से पॉसिबल कौन सा होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सवाल में क्या गिवन है, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। x कैसा है, पॉजिटिव है, तो -14 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 13 लेंगे। अब अगर एक 13 है तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा 14, तो आंसर क्या हो जाएगा 13 एंड 14। आंसर क्या हो जाएगा 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड जो है वो बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है। तो लेट बेस कितना है x सेंटीमीटर। लेट फॉर गिवन राइट ट्राइंगल, गिवन राइट ट्राइंगल के लिए बेस कितना मान लिया हमने x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड गिवन कितना है 7 सेंटीमीटर लेस है। सो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर। बेस कितना है x, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 एंड हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेनियस 13 है देन फाइंड अदर टू साइड्स। हमें दो बाकी साइड्स को क्या करना है फाइंड करना है कि x क्या होगा और x माइनस 7 क्या होगा। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। सिंपल सा सवाल है। बेस और एल्टीट्यूड में रिलेशन गिवन था, बेस को x माना तो एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 और हाइपोटेनियस है 13। अभी कैसा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, पहली 90 डिग्री का एंगल होता है, दूसरी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बेस कितना है एक्स स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 14x, और इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स बचेगा हमारे पास 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 4 12 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड किया सबको तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब किसको ब्रेक करना है माइनस 7x को, और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए माइनस 60x स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट को सोचेंगे कि 60 कब कब आ सकता है और डिफरेंस कितना होना चाहिए माइनस 7 का, माइनस आना चाहिए और प्रोडक्ट भी माइनस है। तो प्रोडक्ट तो माइनस कब होगा एक प्लस हो और एक माइनस हो, और दोनों में से बड़ा कौन रहना चाहिए माइनस वाला। तो हमें पता है 12 इंटू 5 क्या होता है 60 होता है। तो इसको लिख देंगे माइनस 12x प्लस 5x। ठीक है, माइनस 7x भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60x स्क्वायर भी आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से दो फैक्टर बन गए, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस
5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू -5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन पॉसिबल कौन सा है दोनों में से? ये वाला। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं और साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो अपना आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 12, यानी बेस कितना आएगा? 12, यानी ये आ गया एल्टीट्यूड 5, ये हो गया 13। तो ये क्या हो गया? एक ट्रिपलेट हो गया, 5 12 13। ठीक है, तो एक्सरसाइज आज का होमवर्क है 4.2। ठीक है, किस मेथड से सॉल्व करना है? बाय फैक्टराइजेशन। और कल जो हमने एग्जांपल्स किए थे 4.1 के, उनको भी इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो।